बी पे इसका। नमस्कार मित्रों, पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से राजेश अरोड़ा। एक साल बेमिसाल सादगी की प्रतिमूर्त भाजपा जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ जी के कार्यकाल को 26 दिसंबर को लगभग एक साल हो जाएगा। किन परिस्थितियों में इन्होंने जिलाध्यक्ष का पद संभाला, दायित्व को किस तरह से पूरा किया और वर्तमान में नगरपालिका चुनावों में 4 जगह भाजपा के जिला नगरपालिका अध्यक्ष बने, किस तरह से ये संगठन को चला रहे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर आज का हमारा स्पेशल लाइव शो है। यह लाइव शो जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ जी के 1 वर्षीय कार्यकाल के ऊपर है। नमस्कार जिलाध्यक्ष जी, हमारे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को देख रहे गंगानगर जिले के सभी आम दर्शकों को पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस के मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, वंदन। आत्माराम जी, 1 वर्ष हो चुका है आपको जिलाध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए। कितने संतुष्ट आप संगठन की कार्यप्रणाली से, किस तरह से आपने संगठन को चलाया, और जब आपने पदभार ग्रहण किया था परिस्थितियां आपके प्रतिकूल थी या आपके पक्ष में थी, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने जब लगभग 1 साल होने को है, मेरे को जब जिलाध्यक्ष मैं निर्वाचित हुआ, लेकिन मैं संगठन में वर्षों से काम कर रहा हूँ। 1990 से मैं भारतीय किसान संघ से जुड़ा, उसके तहसील अध्यक्ष से लेके विभाग तक अध्यक्ष, पार्टी के विभिन्न पदों पर मंडल अध्यक्ष से लेके मैं पार्टी का जिला मंत्री, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री। इस कारण ये चीजें संगठन में काम करने वाला मेरे जैसे और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो है, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन परिस्थितियां अनुकूल इस कारण नहीं थी। 18 तक हमारी सरकार थी। सरकार में आम कार्यकर्ताओं के, आम जनता के हित के काम अच्छे होते हैं, वो हमारा काम होता है जनता के, आम जन के काम करवाने, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी संगठन ने। जबकि जब मैं जिलाध्यक्ष बना, हमारी सरकार नहीं थी। फिर भी इस 1 वर्ष के अंदर मैं अपने कार्यकाल से पूर्ण संतुष्ट हूं। जो काम पार्टी संगठन ने हमें दिए उनको हम लगातार करते रहे। कार्यकर्ताओं को नई हमारी टीम का गठन हुआ, मंडलों का गठन हुआ, उनकी कार्यकारिणियां बनी। जिले में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी जन समस्याएं काम आए, हमने समय पर पूरा किया। तो मैं इस काम से पूरा संतुष्ट हूं कि मैं काम मेरे हिसाब से मेरा सर्वोत्तम देने का प्रयास कर रहा हूं। जिलाध्यक्ष जी, कांग्रेस की सरकार बने 2 साल हो चुके हैं और ये वाला वर्ष 2020 यह अविस्मरणीय वर्ष है। कोरोना आया, पौना साल तो कोरोना की भेंट चढ़ गया। आपकी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो योजनाएं राजस्थान में लागू की गई थी, उन योजनाओं का क्या हुआ, आपकी मॉनिटरिंग का क्या हुआ, वो योजनाएं आज चल रही हैं, नहीं चल रही, कुछ योजनाओं के नाम बदल दिए गए, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? ये राजस्थान की जनता की त्रासदी कि कांग्रेस को इनके नारों से, थोती घोषणाओं से भ्रमित होकर लोगों ने इनको वोट दे दिए। कर्ज माफी की उन्होंने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी, लेकिन 10 महीने 20 महीने गए, इन्होंने अभी उस मामले में कुछ नहीं किया। और रही बात कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही अंत्योदय है, अंतिम छोर के व्यक्ति का उद्धार करना। हमने जो अच्छी योजना हमारी पिछली सरकार में चलाई थी, सबसे बड़ा उदाहरण भामाशाह योजना। गरीब आदमी प्राइवेट अस्पतालों में 3 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता था। अभी मैं एक दिन गया, कर्णपुर में मीटिंग थी, और कई जगह जाते रहते हैं। आम आदमी इस योजना के बंद होने से, सरकारी चिकित्साओं में इतनी सुविधा नहीं है, तो वो चाहे हार्ट का मरीज है या उसके दूसरी कोई दिक्कत है, वो इलाज नहीं करवा पाता।
इस कारण लोगों की ऐसे में मृत्यु भी हो रही है। तो हमारी सरकार ने बहुत बड़ा जनहितकारी काम किया था, लेकिन इसने इस योजना को बंद कर दिया। आयुष्मान योजना जो मोदी सरकार ने लागू की, जिसमें 5 लाख तक का है, उसको भी नहीं लागू कर रहे सही तरीके से। इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना, 8 रुपए में आम आदमी को भोजन मिलना, नाश्ता, वो भी प्रावधान था, लेकिन इन्होंने सिर्फ इसी बात से कि इन्होंने चालू की स्कीम उसको बंद कर दिया। बाद में इंदिरा के नाम से इंदिरा रसोई शुरू की आदि अधूरी, वो अब जिले में आप रोज देख रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी, साधारण आदमी जिसको बड़ी सुविधा थी, तो इन्होंने हमारी योजनाओं का अटल सेवा केंद्र का नाम बदलकर राजीव सेवा केंद्र कर दिया। नाम बदलने से ही इसके बजाय बेहतर ये होता कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार इसके अलावा और नई योजनाएं अच्छी जनता के हित में लाती। 3 लाख हमारा जो भामाशाह था उसको बढ़ा के और ज्यादा करते, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, सिर्फ द्वेष भावना से काम करके नाम बदलने का काम किया। अध्यक्ष साहब, सबसे बड़ी बात है कि भामाशाह योजना आज अस्तित्व में नहीं है, और हम स्वयं भी इससे पीड़ित हैं, क्योंकि कुछ पारिवारिक समस्याएं हमारी भी होगी थी इस तरह की। भामाशाह योजना अभी इसमें स्टेटस चल रहा है, भी सर्वर ओपन नहीं किया गया, बिल्कुल भी नई एंट्री नहीं हो रही। लेकिन जो मध्यम वर्ग परेशान है वो है, तो आपका संगठन इसमें क्या कर रहा है इस योजना के लिए? भी इस योजना का नाम भी खैर इन्होंने बदल दिया है, ठीक है, लेकिन आपका संगठन इसमें क्या कर रहा है वर्तमान में, इन योजनाओं को पुनः लागू करवाने के लिए या जनता के हित में कार्य करने के लिए? जब भी विधानसभा के सत्र चले, हमारे विधायकों ने, हमारी पार्टी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। मंडल से लेकर जिले तक हमने समय समय पर सरकार तक ये बात पहुंचाने के लिए ज्ञापन दिए, मांग की। आम जनता ने भी इनके विधायकों को, मंत्रियों तक बार बार ये बात कही, लेकिन इन्होंने तो अपना वक्त होटलों में ऐसी करते हुए जनता के खून पसीने की कमाई करने में खर्च किया है। जनता के हित की बात इनके सामने सर्वोपरि नहीं है। लेकिन हमारा संगठन लगातार प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने जो भी कार्य किए, उन्होंने जो बताए, उसके साथ साथ हमें स्थानीय समस्या चाहे उठानी हो, विशेषकर भामाशाह के बारे में हम बार बार ये मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन इनके कारणों पर जो नहीं रह रही है। हम बार बार ये पंचायत राज के चुनाव हुए, अब चुनाव हुए, जनता इनको सबक सिखा रही है, लेकिन इनका काम जनहित है ही नहीं। ये सिर्फ अपना घर भरने में और ऐसे काम करने में लगे हुए हैं जिनसे जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। अध्यक्ष साहब, जैसे कोरोना काल शुरू हुआ, बिजली के बिल आपकी सरकार में भी कोई 6-7 रुपए यूनिट के हिसाब से बिल आ रहा था। वर्तमान में वो बिल 15 रुपए यूनिट भी हो चुका है, जबकि आपके संगठन की तरफ से अभी तो कोई प्रदेश स्तर पर भी बिजली के बिलों को लेकर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, या आप लोग ये सोच रहे हैं भी धीरे धीरे जनता खुद ही कांग्रेस की सरकार को विदा कर देगी? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं राजेश जी, हमने इसके लिए पार्टी के आह्वान पर इस कोरोना काल में ही कुछ दिन पहले नीचे मंडल स्तर पर एसडीएम हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, वहां पर हमने नारेबाजी करते हुए इस सरकार को जगाने के लिए धरने भी लगाए। यहाँ पास में शहर के कोई जीएस संस्था, वहां भी धरने दिए, ज्ञापन दिए। इसके अलावा समय समय पर उसके बाद हमने जिला स्तर पर भी इस मामले में हमने कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए, और जनता की बात है जो आमजन त्रस्त है, हम देख रहे हैं गाँव में, शहरों में बीपीएल लोगों के बिल जिनके 3-3, 4-4 हजार बिल थे, 8-8, 9-9 हजार बिल आने लगे। दुकानें बंद थी, काम बंद था, लेकिन उन्होंने स्थायी शुल्क के नाम पर, दूसरे खर्चों के नाम पर इतने ज्यादा बिल बढ़ा दिए हैं, आम आदमी बिल नहीं भर सकता। बार बार हम ये समस्या उठा रहे हैं, बार बार इस चीज का निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार जानबूझकर ये अपने कानों में इन्होंने तेल डाल रखा है। आमजन की महती समस्या, आमजन बिजली आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आती है, लेकिन उन्होंने इनका सिर्फ बिल बढ़ाने का काम किया, जनता को राहत नहीं दी। अध्यक्ष साहब, गंगानगर, श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है, और वर्तमान में हमारे जिले के किसान और पंजाब के किसान, हरियाणा से और को काफी बड़ा किसान वर्ग धरने पर बैठा है, और ये धरना केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध लगाया गया है।
3 जो किसान बिल पास किए हैं उनके विरुद्ध, किसान आंदोलन का भाजपा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, श्री गंगानगर जिले पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका आगे परिणाम क्या होगा? देखिए, जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है उसका विरोध होता है। कई वास्तविक विरोध होते हैं, कई राजनीतिक विरोध होते हैं। मैं भी किसान हूं और हमारी अर्थव्यवस्था विशेषकर गंगानगर जिले की, हम खेती पर आश्रित है। बाजार में काम करने वाला, चाहे अर्थ का काम है, आम दुकानदार है, वो खेती में जो काम होगा वहां पैसा आएगा तो उसकी आजीविका चलेगी। तीनों कृषि कानून एक क्रांतिकारी कदम है। देश जब आजाद हुआ उन 70 वर्षों के अंदर 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बना, 65-66 में एपीएमसी एक्ट बना। अगर वो कानून इतने अच्छे थे तो पीछे हम किसान भाई क्यों रोज धरना प्रदर्शन करते थे? सारे देश के किसान त्रस्त थे। किसान को उस मक्कर जाल से निकालने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं। कई लोग कह रहे हैं रातों रात ये बिल आ गए, जबकि के लिए पूरी प्रक्रिया है। मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, उससे पहले मंत्री स्तर पर बातचीत हुई, विभिन्न प्रदेशों के हमारे जनप्रतिनिधि मंत्री उसमें शामिल थे। उसके बाद गहन विचार विमर्श के बाद तीनों कानून बने हैं। मैं पूरा इस बात से आश्वस्त हूँ, हमारी पार्टी आश्वस्त है। जब देश के प्रधानमंत्री कोई बात कह रहे हैं, कृषि मंत्री कह रहे हैं, तो सारा देश संविधान से चलता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण दूं। देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बहुत अच्छा बना था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें बदलाव हुए। बार बार हमारी सरकार कह रही है, कृषि मंत्री कह रहे हैं, अगर ऐसी परिस्थितियां बनी, कहीं जरूरत हुई, अब भी उन किसानों से बार बार बातचीत की रही, 4 या 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। खुले मन से वो कह रहे हैं किसान अपनी तारीख दे, हम उस तारीख को बात करने के लिए तैयार है। लेकिन जो पार्लियामेंट जिन बिलों को पास किया है, हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे चुने हुए सांसद वहां जाके उन्होंने जब बिल पास किया है, अब किसी के कहने से कि उनको बिल को वापस निरस्त कर दो, ये कोई हल नहीं है समस्या का। सुझाव को यह संशोधन है, उसके लिए खुले मन से हमारे कृषि मंत्री ने बड़ा इसका एक किसानों के नाम पत्र भी लिखा है। हमेशा तैयार, आगे भी तैयार रहेगी। जीएसटी लागू हुई थी, जीएसटी के बाद में उसमें कितने संशोधन हो गए, तो इसी तरह ये एक प्रक्रिया संशोधन की। लेकिन ये तीनों किसान कानून जो है ये किसान हितैषी है और क्रांतिकारी कानून है। अध्यक्ष साहब, अभी हाल ही में नगर पालिका चुनाव हुआ है। ऑल ओवर बीजेपी का जो रिजल्ट्स है, अगर हम उससे गंगानगर की तुलना करें तो आपकी परफॉर्मेंस 50-50 रही। भाई 8 नगर पालिकाओं में से 4 जगह आपके बोर्ड बन गए, लेकिन कर्णपुर विधानसभा में एक जगह भी आपका बोर्ड नहीं बना। तो क्या ये वहां पूर्व मंत्री टीटी साहब को कोई दबाव था आपके ऊपर, संगठन के ऊपर भी? ये बोर्ड क्यों नहीं बन पाए? 4 जगह बिल्कुल भी नहीं बने और का बीजेपी को कर्णपुर विधानसभा में काफी पिछड़ना पड़ा। देखिए, आज हमारी सरकार नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी उसका दबाव होता है। इन चुनावों के अंदर हमने प्रत्यक्ष देखा, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी और यहां तक कि नौकरशाही भी उनके साथ थी। बड़े स्तर पर उन्होंने आम मतदाताओं को, जो कर्मचारी लगे थे, उनको दबाव बनाया, हम आपको बाड़मेर भेज देंगे, तबादला कर देंगे, आपकी दुकान बंद करवा देंगे। मैं कोई व्यक्ति विशेष का नाम इसलिए नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी को पता है कि उनको बड़े प्रतिष्ठान बंद करने तक की कार्रवाई हुई, लेकिन जनता ने बड़ा सोच समझकर मत दिया। और आप जो कह रहे थे 50% नहीं, हमारा रिजल्ट 75% सही रहा है। ऐसे कि रायसीनगर विधानसभा, अनूपगढ़ विधानसभा और सादुलशहर विधानसभा के हमारा रिजल्ट 100% आया है। कर्णपुर विधानसभा में हम माइनस में रहे, लेकिन वहां सत्ता का प्रभाव तो था ही था। उसके साथ आप जो कह रहे हो, हमारे पूर्व मंत्री हमारे संगठन के आदमी है, न हमारे संगठन में दबाव या किसी का होता है, आपस में सलाह मशविरा होता है। टिकट वितरण में हमने बड़ी पारदर्शिता रखी। मंडल में पहले हमारे जो मीटिंग हुई, सभी लोग थे, स्थानीय प्रतिनिधि है, पूर्व पार्टी के पदाधिकारी, उसके बाद जिला स्तर पर हुई, फिर प्रदेश से टिकट फाइनल होती है। सभी की राय मशविरे से टिकट फाइनल हुई। लेकिन जो भी कमियां रही है, हार जीत चलता रहता है। हम ये इस बात का फख्र है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की। जहां कमियां रही है उसके सुधार के लिए हम प्रयासरत आगे भी है, समीक्षा भी करते हैं। हम ज्यादा जीत से उत्साहित भी नहीं होते, हार से मायूस नहीं होते। 2 से चलकर जो पार्टियां 303 तक पहुंची है, ये इसी का परिणाम है।
अध्यक्ष साहब, पिछले दिनों नगर परिषद श्री गंगानगर की नेता प्रतिपक्ष बबीता गौड़ को लेकर एक प्रकरण हुआ। पार्टी की तरफ से एक व्हीप भी जारी किया गया। कुछ पार्षद वहां चले गए उस मीटिंग के अंदर जहां से आपका ये व्हीप जारी हुआ कि नहीं जाना। उस प्रकरण का क्या हुआ अब तक? देखिए, कई बार विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी हमारे माननीय सदस्य बोलते हैं, कई बार गुस्से में और कारण से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो उसमें लिखे नहीं जाते, हटा देते हैं। उस दिन जो प्रकरण हुआ उस सदन के सदस्यों को पता है। अगर हमारी माननीय प्रतिपक्ष नेता ने ये बात कह दी थी, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन उन्होंने जानबूझकर जनता का ध्यान हटाने के लिए रंजिशवंश 3 दिन बाद 48 घंटे का नोटिस देके एकमात्र मुद्दे पर उन्होंने बैठक रखी कि उसका निष्कासन करना है, निंदा प्रस्ताव करना है। हमने विचार विमर्श करके यही तय किया उस बैठक में जाने का औचित्य नहीं है, वरना ऐसी बातें बातचीत होनी चाहिए। वहां के यहाँ चेयरमैन है और अधिकारी है, उनको बैठ के इस बात का बातचीत से समाधान निकालना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रताड़ित करने के लिए काम किया, इसलिए हमने बाइकाट किया। हमारे कुछ साथी भ्रमित हो गए, उनका मकसद भी ये था। तो बाद में जब ये बात आई, सभी को हमने नोटिस दिया, उनको बुलाया। वो क्या, हमारे मकसद ये था कि हो सकता है बैठ के बातचीत से इस बात को प्रस्ताव न पास हो। हम चले गए, गलती हुई। बाद में उन्होंने लिखित में, जो हमारे साथी चले गए थे, उन्होंने दे दिया है। एक साथी थे, वो बाद में उनका नहीं है जवाब, तो उनके खिलाफ हमने निष्कासन की कार्रवाई प्रदेश को भेज दी है। पार्टी के अंदर अगर एक बार कोई गलती हो जाती है, 2 बार हो, तो एक प्रक्रिया है, नहीं है तो अनुशासनहीनता कोई किसी को छूट नहीं है। लेकिन ये काम उन्होंने गलती स्वीकार कर ली है। वो हमारे सारे मान्य पार्षद हैं, जनता के चुने हुए, आगे से उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं होगी। अध्यक्ष साहब, सोशल मीडिया पर आपकी ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ता माननीय प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया जी को लेकर, आपको लेकर, वसुंधरा जी को दृष्टिगत रखते हुए, यानी उन्हें भावी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करते हुए काफी सारी अनर्गल टिप्पणियां लगातार कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होनी बाकी है या कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर? देखिए, हमारी पार्टी बड़ी अनुशासित है। हम पद के लिए पार्टी में काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार यही है। हमने गर्दिश बहुत देखी है, अंधेरों में काम किया है। अब रही बात, वसुंधरा जी हमारे सम्मानीय नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, हम सबकी नेता है, लेकिन उसके साथ आदरणीय सतीश पुनिया जी आज हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वर्षों से पार्टी में काम करते, पार्टी ने इनको मौका दिया, तो सामान्य पद है अध्यक्ष का, वर्षों से काम करे, विधायक भी है वो। वसुंधरा जी, जिनकी ये बीच में कहीं बात ही नहीं है, वो हमारा हाईकमान तय करता है कि पार्टी ने किसको आगे मुख्यमंत्री बनाना है। टिकट वितरण में यही सिस्टम होता है। ये थोड़ी टिकट मांगने वाले बहुत से, ये 200 कार्यकर्ता थोड़ी है राजस्थान में, हमारे बहुत कार्यकर्ता हजारों में टिकट मांगने वाले, लेकिन टिकट एक को मिलती है। रही बात कुछ साथियों की, जो पार्टी का संस्कारवान कार्यकर्ता है, विचारधारा से जुड़ा है, वो ऐसी हल्की बात नहीं कहता। या तो कोई ऐसा कार्यकर्ता जो भ्रमित हुआ है या किसी के बहकावे में आकर पार्टी किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात अनुशासनहीनता हम सहन नहीं करेंगे, या जानबूझकर पार्टी के हमारे लाखों कार्यकर्ता प्राथमिक सदस्य बने हैं, किसी ने ऐसी बात कही है, तो हमारा प्रयास यही है कि किसी के बहकाने से या खुद भ्रमित होकर कोई गलत टिप्पणी करे तो एक बार उसको चेताते हैं, नहीं है तो चाहे कितना बड़ा कोई आदमी हो, पार्टी उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। अध्यक्ष साहब, नगर पालिका चुनाव निकल चुके हैं, उसके बाद अभी पंचायत चुनाव श्री गंगानगर में बाकी हैं, श्री गंगानगर जिले में। इसको लेकर पार्टी की क्या रूपरेखा है अभी से? हमने जब चुनाव प्रस्तावित थे उसी वक्त से तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन ये गहलोत सरकार पंचायत राज व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने पर आमदा है। 2 साल से प्रक्रिया चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई। सरपंचों कब हुए, कई जगह 1 वर्ष पहले हो चुके थे। यही बात 21 जिलों में चुनाव हुए, 12 जिले अभी बाकी पड़े हैं, लेकिन हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारा कार्यकर्ता तैयार है। इन चुनावों के अंदर हमने हालात देखी, कांग्रेस को तो उम्मीदवार एक दिन एक कांग्रेसी कहने लगे, वो आपके कितने थे, कि हमारे तो आप कह रहे हो समझाइश करें,
हमारे तो जिस तरह रायसी नगर में 16 आदमी उनको मिले, सारी जगह इनकी सीटें नहीं भरी गई तो उनको उम्मीदवार नहीं मिले, जबकि हमारे एक एक सीट पर 3-3-4 आदमी थे टिकट मांगने वाले कार्यकर्ता। तो ऐसी हमारी कोई बात नहीं है। इसी तरह हमारी पंचायत राज व्यवस्था के अंदर पूरी तैयारी है, कार्यकर्ता हर जगह रोज प्रयास करें हमें टिकट दो, हमें टिकट दो, लेकिन पूरे जोश से हम पंचायत समितियां बनाएंगे और जिला परिषद बनाएंगे, उस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पंचायत राज के द्वारा हम आम आदमी तक सीधे गांव तक की व्यवस्था होगी जिस तरह नगर निकाय की है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता और हम सब नेता कार्यकर्ता इसके लिए पूरी हमारी तैयारी है, जिला संगठन इसके लिए तैयार है, जो पार्टी का आदेश होगा उसकी पालना के लिए हमेशा। अध्यक्ष साहब, अभी संगठन पर आपको 1 साल हो चुका है, आपके कार्यकाल को अभी 26 दिसंबर को हो जाएगा, तो दूसरे वर्ष के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं, किस तरह से आप संगठन को आगे बढ़ाएंगे और क्या प्रगति रहेगी, क्या रूपरेखा आपकी तरफ से उसकी? इस 1 वर्ष के अंदर कोरोना काल की वजह से फिर भी हमने कोरोना के अंदर भी कोविड के अंदर बहुत अच्छा काम किया। लोगों ने कहा एक राजनीतिक पार्टी हो क्या आप ऐसा काम कर रहे हो, लेकिन हमें एक सामाजिक संस्था के रूप में काम किया। संगठन स्तर पर हमारे जिले का संगठन बन चुका है, मंडल तक हमारी कार्यकारिणियां वो बन चुकी है, बूथ अध्यक्ष हमारे बने हुए हैं। अब मोर्चों का गठन है, उसकी प्रक्रिया चल रही है, कुछ दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा। तो ये संगठन की गतिविधियां हैं, लगातार चलती रहती है। हमारे प्रशिक्षण होने हैं, कोरोना की वजह से वो आगे किए, लेकिन आने वाले वक्त में हम प्रशिक्षण भी करेंगे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देके मंडल पर, जिले पर, ये प्रक्रिया हमारी अनवरत जारी है। अध्यक्ष साहब, गंगानगर में इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरे देश में मुंबई के बराबर चल रही हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड नंबर पे चल रहा है। कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बात करें तो वो कहते हैं भी इसमें केंद्र सरकार की गलती है, उनका जीएसटी और बहुत सारे वो नियम कायदे बताते हैं। भाजपा से बात करें तो वो ये कहते हैं भी सबसे महंगा पेट्रोल गहलोत सरकार ही बेच रही है। अध्यक्ष साहब, इस समस्या का समाधान क्या एक्चुअल में? इसके लिए आज अपना शो चल रहा है। आज ही राजस्थान पत्रिका के अंदर बहुत बड़ी न्यूज है। अब ये कह रहे हैं राज्य की बात, हमने इस मामले में सरकार के नाम ज्ञापन भी दिया था। हमने कहा आप कह रहे हो पंजाब में आपकी सरकार है, वहां से आम आदमी डीजल ला रहा है, 10-11 रुपए पर लीटर का फर्क है, वो किस कारण है? हमारे यहाँ की डीलर एसोसिएशन है पेट्रोल पंपों की, वो मांग करती है। ये हालत हमारे हनुमानगढ़ जिले की चिपता हरियाणा है, वहां भी रेट कम है। सरकारों की ये बात है कि राज्य सरकार अपना काम करे। हमने कहा आप केंद्र की बात कर रहे हो, लेकिन आप अपना स्टेट है, आपकी सरकार है, पंजाब के बराबर रेट कर दीजिए। 38% अपने पेट्रोल पर है, 28% डीजल पर है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान में है, और काम में तो पीछे है, लेकिन इस काम में सबसे आगे है। तो गहलोत सरकार जानबूझकर आम आदमी को प्रताड़ित कर रही है, वरना इनका पहला कार्य यही है कि हमारे पड़ोसी राज्य है उनके बराबर डीजल पेट्रोल के रेट कर दे, तो एक तो आम आदमी उसको राहत मिले, तो उसके साथ साथ जो काला बाजारी है वो भी रुके। लेकिन ये जनता का हित करने के बजाय जो अपने करने वाले काम है उनका दोष केंद्र को दे रही है, जबकि केंद्र सरकार सारे देश के अंदर जो पॉलिसियां बनाती है वो एक समान होती है। वो बात की बात है, लेकिन स्टेट पहले अपना काम तो करे। पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पे वर्तमान में आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि सरकार को तो देखते हुए नहीं लगता, क्योंकि 95 रुपीज तो पेट्रोल पहुंच चुका है, तो आपकी आगे की क्या रणनीति है इस मुद्दे पे? देखिए, ये मुद्दा गंगानगर के साथ साथ सारे राजस्थान का है, तो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से बात करके हम हमेशा इसके लिए आमजन के साथ खड़े हैं। हमारी यही मांग है कि पड़ोसी राज्यों के साथ जो रेट है वही हमारे हो, और हमने यहाँ भी अगर कुछ के लिए आंदोलन करना हुआ तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पहले प्रदेश में बात करके हम चाहेंगे कि सारे राजस्थान में इस तरह के आंदोलन खड़ा हो, ताकि आमजन को राहत मिले। अध्यक्ष साहब, 2 साल हो गए और तीसरे साल विधानसभा चुनाव होगा, और जिला अध्यक्ष स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं 2 वर्ष के पश्चात। श्री गंगानगर विधानसभा को लेकर, सादुल शहर को लेकर और विशेषकर अभी करणपुर को लेकर आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? हमारी जिले के अंदर सभी विधानसभाओं में एक समान तैयारी है।
विशेषकर हमने तैयारी इस सरकार के बनने के बाद, जब इनके हालात, जब ये पीछे होटलों में रहे, उस वक्त से हमारी पूरी तैयारी है। ये सरकार लंबी चलने वाली नहीं है, ये सरकार कभी जा सकती है, इनकी अंतर्कला इनको ले डूबेगी। अपना दोष भाजपा पर या अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार आरोप, पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने आरोप लगाए कि मेरी सरकार को अस्थिर किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इसका संगठन, हमारे सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस काम में लगे हुए हैं। हम जनता के बराबर जुड़ाव में हैं। कोरोना काल में भी हम उनके संपर्क में रहे। जनता भारतीय जनता पार्टी की विकास के लिए एक बार पुनः चाहती है कि जो हमसे गलती है उसको सुधारा जाए। जब भी चुनाव हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो, हमारी सभी ऐसी तैयारी है। रही बात, आप विधानसभा विशेष का नाम लिया आपने, 6 विधानसभा में तैयारी, हमारी कहीं दिक्कत नहीं है। पार्टी के अंदर हमारा, आप सबसे बड़ा ये ग्राफ देख सकते हैं बढ़ता हुआ, कि हर जगह हमारे टिकट मांगने का अधिकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ कोई परिवारवाद कांग्रेस की तरह नहीं है। उस पार्टी की त्रासदी आप देखिए, वो अपने जिला अध्यक्ष नहीं बनाए भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है उनका, वो रोज एक दूसरे पर डाल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारी ये तैयारी चल रही है। पार्टी जो भी निर्देश देगी, जिसको भी टिकट मिले, हमारा एकमात्र ध्येय कमल का निशान है और उसी के लिए हम सभी काम कर रहे हैं। अध्यक्ष साहब, पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस के माध्यम से आपका जनता के लिए संदेश, आमजन के लिए संदेश और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए। मैं सभी को, एक तो नववर्ष, अंग्रेजी नववर्ष जो शुरू होने वाला है वो नजदीक है, उसके अग्रिम सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। और आमजन को ये कहूंगा कि सरकार की नाकामियां और इस सरकार के जो आमजन के विरोधी कार्य इन्होंने किए हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा हम सब मिलकर प्रशासन तक और सरकार तक ले जाने का काम करें, हमारा सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले भी कमर कस के तैयार रहा है, आगे भी तैयार रहेगा। परिस्थितियां कोरोना में जब भी छूट मिलेगी तो हम इस सरकार को घेरने के लिए बड़ा आंदोलन भी करेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए विशेष यही संदेश है कि सभी कार्यकर्ता आम आदमी के हित के लिए, जो भी उसकी जन समस्या है, हमेशा तत्पर रहे हैं, आगे भी रहें। और आने वाले समय में पंचायत राज चुनाव है, चाहे विधानसभा चुनाव है, जब भी चुनाव हो, हमें सभी ने एकजुट होकर, एक मन होकर इसमें और ज्यादा सफलता, जहां की कमी पीछे रही है, उसको सुधारते हुए भारी बहुमत से पंचायत राज में हमने सभी ने कामयाबी लेनी है। इसके साथ साथ जब भी विधानसभा चुनाव हो, हमने 100% रिजल्ट देना है। ये सभी कार्यकर्ताओं से मेरी उम्मीद भी है, यही अपेक्षा करूंगा। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अध्यक्ष साहब, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आप सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। तो मित्रों, ये हमारे साथ आज कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री आत्माराम जी तडड़, जो मूलतः किसान परिवार से हैं और 1 वर्ष का इनका कार्यकाल अगर आंकलन किया जाए तो बहुत शानदार रहा है, क्योंकि इन्होंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। तो धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक बार एक नए शो के साथ, नई शख्सियत के साथ, नए मुद्दों के साथ। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।